नमस्कार दोस्तों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में कोशिका के बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझा, वहीं पर हमने कोशिका के एक महत्वपूर्ण अंग केंद्र के बारे में भी चर्चा की थी। हमने देखा था केंद्र के अंदर दो संरचनाएं होती है, जिनमें से एक क्रोमेटिन फाइबर और दूसरी केंद्रिका। देख लेते हैं इसको। ये हमारी कोशिका है और ये केंद्रक। हमने देखा था केंद्र के अंदर दो संरचनाएं पाई जाती है, एक होती है केंद्रिका और एक होती है धागे जैसी संरचना, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर या आप इसको बोल सकते हैं क्रोमेटिन धागे। ठीक है, हमने देखा था जो क्रोमेटिन फाइबर है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और जो केंद्रिका है वह है आरएनए प्लस प्रोटीन, इससे बनी होती है। आज इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वह डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी हमारा जो आज का टॉपिक है डीएनए और आरएनए है। आप सभी जानते हैं डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनमें एक शब्द हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, जैसे ये है एनए। ठीक है, कौन सा शब्द? एनए, यानी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए को समझने से पहले हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि इसमें जो ये लेटर जुड़ा हुआ है डी, यहाँ पे आर, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपसे मैं पूछूं डी और आर ये क्यों जुड़ा हुआ है न्यूक्लिक एसिड के साथ, इनका मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे डीऑक्सीराइबो, और आर का मतलब राइबो। ये तो आपको पता है, लेकिन डीऑक्सीराइबो का मतलब क्या होता है, उसका अपने अपने एक मीनिंग है। राइबो, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में और इनकी जो संरचना होती है डीएनए और आरएनए की, इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन हम तभी पढ़ पाएंगे, हमारा जो कंसेप्ट है तभी क्लियर हो पाएगा अगर हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। और क्यों यह जरूरी है? क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड है उसी के ये दोनों प्रकार है, डीएनए और आरएनए। और जो न्यूक्लिक एसिड में टर्म पाई जाती है लगभग वही टर्म डीएनए और आरएनए में भी हमको देखने को मिलेगी, बस थोड़ा बहुत इसमें क्या होगा, अंतर रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसको मैं साफ कर देता हूँ। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड हमारा एक विशिष्ट प्रकार का अणु या मॉलिक्यूल होता है। क्या होते हैं ये? अणु या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं अणुओं को हम क्या कहते हैं? जैव बहुलक। जैव बहुलक का मतलब बायो पॉलीमर्स। और ये पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये मोनो यूनिट्स यानी एकल इकाइयों से मिलकर बनने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड के प्रकार की, इसके प्रकार, यह कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों यह दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। और इस संसार में जितने भी जीव होते हैं उनमें ये दोनों पाए जाते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी, ये दोनों क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अगर मैं मानव शरीर की बात करूं, हमारा शरीर है जो आप सभी जानते हैं कोशिकाओं से क्या होता है? निर्मित होता है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं में लगभग डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। मैं लगभग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इसका अपवाद भी है। इसके अपवाद को अगर हम देखें, अपवाद मतलब जहाँ डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता। जो आरबीसी होती है, क्या? आरबीसी में डीएनए और आरएनए नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि आरबीसी में क्या नहीं होता? केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और हम सब जानते हैं केंद्र के अंदर क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं। इसलिए आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? डीएनए नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं पर डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और केंद्र के अंदर क्या होता है? हमारे डीएनए और आरएनए होते हैं। एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, जैसे आपने सीआईडी वगैरह में या फिल्मों में देखा होगा, ब्लड सैंपल लेते हैं उसकी डीएनए फिंगरप्रिंट करने के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्या ब्लड सैंपल से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है, यानी रक्त से हम डीएनए के बारे में पता कर सकते हैं, तो इसका आप उत्तर दे सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। किससे? अगर बात की हो ब्लड से, यानी रक्त से। क्यों? क्योंकि हमें पता है रक्त के अंदर क्या पाया जाता है? आरबीसी भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है, और प्लेटलेट्स भी पाई जाती है। ठीक है, रक्त के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। अगर रक्त के इन घटकों के बारे में पूछे, क्या
WBC या RBC या प्लेटलेट्स, इनमें से हम किसके माध्यम से फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं या किसके माध्यम से नहीं कर सकते? तो हम कह सकते हैं जो हमारा RBC होता है इसके माध्यम से हम इसका यूज़ करके हम DNA फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या नहीं पाया जाता, DNA नहीं पाया जाता। लेकिन WBC के बारे में हम कह सकते हैं कि हम इसकी DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो और कुछ संरचनाएं ऐसी भी होती है जो जिसके बारे में हम नहीं बता सकते वह सजीव है निर्जीव है। ठीक है, तो उनमें क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है या RNA पाया जाता है या दोनों पाए जाते हैं। तो जो संरचनाएं जिसका हमें नहीं पता कि वह सजीव है निर्जीव है, जैसे हम वायरस को ले लेते हैं। वायरस के बारे में हमने पढ़ना, इसको हम विषाणु भी कहते हैं। ठीक है, वायरस के बारे में हमने पढ़ा भी है। यह सजीव और निर्जीव के बीच की, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, DNA या RNA या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है उनमें या तो DNA या फिर RNA, ठीक है, पाया जाता है। यानी दोनों एक साथ इनमें नहीं पाए जाते, या तो DNA मिलता है या फिर RNA मिलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, वायरस के ही एक समूह होता है रेट्रोवायरस, आपने नाम भी सुना होगा रेट्रोवायरस। ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह किससे बना होता है, RNA से। ठीक है, यानी इसमें क्या पाया जाता है, RNA पाया जाता है। ठीक, तो हमने क्या देखा, इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह विशिष्ट प्रकार के अणुओं से यानी मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, जैव बहुलक या बायोपॉलीमर्स भी हम इसको कहते हैं। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, DNA और RNA। ठीक है, और सभी जीवों में DNA और RNA दोनों पाए जाते हैं। अगर हम अपने शरीर को लेकर बात करें यानी मनुष्य शरीर की बात करें, उसमें RBC में, कहाँ पर, RBC में DNA नहीं पाया जाता क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। WBC में पाया जाता है DNA और RNA दोनों। और कुछ संरचनाएं ऐसी होती है जो जिनका पता ही नहीं होता वो निर्जीव है या सजीव है, तो उनमें या तो DNA पाया जाता है या फिर RNA पाया जाता है। ठीक है, वायरस का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड के अवयव के बारे में, अवयव मतलब जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला जो हमारा कंपोनेंट है वह है नाइट्रोजनियस बेस, जिसको हम नाइट्रोजनी क्षार भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे कंपोनेंट्स की तो वह है हमारा शुगर। ठीक है, जिसको हम शर्करा कहते हैं। ठीक है, और जो तीसरा हमारा वह है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं फॉस्फेट समूह। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो कंपोनेंट है वो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, नाइट्रोजनियस बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। आप इसको याद कर सकते हो क्या, इसको याद ही करना है, क्योंकि अगर आपको ये अच्छी तरह से याद रहते हैं तो DNA और RNA समझना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन से पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट समूह भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको एक एक करके देखने का प्रयास करें कि जो नाइट्रोजन बेस होता है वो कितने प्रकार का होता है, या शुगर ये क्या होता है, या फिर फास्फोरिक एसिड इसका कार्य क्या है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये, क्योंकि इनको समझने के बाद DNA और RNA समझना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसके सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में। जो हमारा नाइट्रोजन बेस होता है वह 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होते हैं इसके, 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, और इसको आणविक संरचना के आधार पर 2 समूह में बांटा गया है। आणविक संरचना के आधार पर 2 समूह में इसको बांटा गया है। और वो 2 समूह कौन कौन से हैं, पहला है प्यूरीन और दूसरा समूह हमारा पायरिमिडीन या पायरेमिडीन, आप जो इसको बोलना चाहे बोल सकते हैं। ठीक है, समूह इसके पीछे लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम प्यूरीन समूह की बात करें तो इसमें 2 बेस पाए जाते हैं। कितने बेस पाए जाते हैं, 2 नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से, एडिनिन और दूसरा हमारा
ग्वानिन। ठीक है, अगर हम पायरिमिडीन की बात करें या पायरेमिडीन की बात करें तो इसमें कुल 5 है, 2 उसमें, तो इसमें कितने बेस पाए जाएंगे? 3 बेस पाए जाएंगे। पहला है हमारा थाइमीन, दूसरा है साइटोसिन, और लास्ट है हमारा इसमें यानी अंतिम जो पाया जाता है वो क्या होता है? यूरेसिल या यूरासिल, आप जो भी बोलना चाहे। ठीक है, तो हमने देखा जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, और आणविक संरचना के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जाता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कठिन शब्द है, इसको बार बार अभ्यास कीजिए, बोलकर देखिए, प्यूरिन और पायरिमिडीन, प्यूरिन और पायरिमिडीन। अगर हम बात करें प्यूरिन की, इसमें दो जो बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन। और इसमें 3 बेस होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। आप इसका बार बार अभ्यास कीजिए, समय का अभाव है, मैं यहाँ पर आपको इतना याद नहीं करवा सकता। ठीक है, अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए को लेकर, डीएनए और आरएनए, ठीक है, तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी जो क्षार है या नाइट्रोजनियस बेस पाए जाते हैं? उसमें पाया जाता है हमारा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन। ठीक है, अगर वही हम बात करें आरएनए के बारे में, इसमें पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ध्यान रखना, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन। आरएनए में क्या पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, तो ये जो 4 जो होते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेस वो इनमें पाए जाते हैं। अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें, जो हमारा ये समूह है चारों का, ये कौन किसके अंतर्गत आता है? ये प्यूरिन समूह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्यूरिन समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो ये 4 है ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? पायरिमिडीन, पायरिमिडीन समूह के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बनता है? डीएनए और आरएनए में किस आधार पर अंतर पाया जाता है? तो इनका जो नाइट्रोजनियस जो बेस होता है उसके आधार पर जो पायरिमिडीन समूह होता है उसमें अंतर पाया जाता है। किस समूह में अंतर पाया जाता है? पायरिमिडीन समूह में अंतर पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है? यहाँ पर हमारा देखो, डीएनए में होता है थाइमीन, ठीक है, और आरएनए में थाइमीन के स्थान पर क्या आएगा? यूरेसिल आएगा। क्या आएगा? यूरेसिल आएगा। इस बात को ध्यान रखना, नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम डीएनए और आरएनए के अंतर देखेंगे, इनकी तुलना करके देखेंगे, तो वहाँ पर इस बात को आप ध्यान रखोगे या इसको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं किसके बारे में? शुगर के बारे में। तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ यहाँ से। जो शुगर होती है हमारी यानी शर्करा, शर्करा क्या होता है, क्या भूमिका रहती है इसकी डीएनए और आरएनए के निर्माण में, इसके बारे में हम देख लेते हैं। शुगर यानी शर्करा, शुगर होता है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, और जो किससे बना होता है? हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है। और जो इनका अनुपात है वह क्या रहता है? फिक्स रहता है, 1:2:3। इस अनुपात में ये रहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। आगे जो चैप्टर होगा हमारा, टॉपिक होगा, कभी पढ़ेंगे न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में, डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतने आप समझ लीजिएगा। इसका जो रेशो होता है वह फिक्स रहता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें C6H12O6, ठीक है, ये क्या होता है हमारा? आप बोलोगे ये ग्लूकोज होता है, लेकिन केवल ग्लूकोज नहीं होता। देख लेते हैं इसको, यह क्या होता है? ग्लूकोज भी होता है, और इसका क्या नाम होता है? इसको हम फ्रैक्टोज भी बोल सकते हैं, और यही हमारा क्या होता है? ग्लैक्टोज। हिंदी और इंग्लिश में सेम ही नाम है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला सेम है। अगर मैं इसके सूत्र यानी फॉर्मूले की बात करूँ, वो क्या हमारा? वो सेम है, लेकिन इसके जो नाम है वो अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है कि इनका जो नाम है वो किस आधार पर रखा जाता है या अलग अलग क्यों रखा जाता है? क्या ऐसी विशेषता इसमें जो हम इसको देखकर क्या बता सकते हैं कि यह फ्रैक्टोज है या ग्लैक्टोज है या ग्लूकोज है? कैसे हम इसका पता करेंगे? साथ ही जो इनका नामकरण है, नामकरण वो किस आधार पर होता है? वो जो फॉर्मूले में कार्बन की जो संख्या होती है, कार्बन एटम की जो संख्या होती है, किसकी? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कार्बन एटम की संख्या, इसके आधार पर क्या किया जाता है? इनका नामकरण किया जाता है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C3H6
O3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइओज, ट्राइओज शर्करा। अगर यहीं पे मैं लिख देता हूँ C4H8O4, इसको हम बोलेंगे टेट्रोज, ठीक है, शर्करा। कार्बन 3 है यहाँ पे, ऑक्सीजन भी 3 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है। अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ C5, तो यहाँ पे क्या आएगा, H10 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, O5 आएगा। इसको हम बोलते हैं पेंटोज, पेंटोज शर्करा। इसी प्रकार अगर हम देख लेते हैं C6H12O6, इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सोज शर्करा। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कार्बन की जो संख्या वो बदल रही है हर बार, उसी के आधार पर इसका क्या किया जा रहा है, यहाँ पर नाम भी बदलता जा रहा है। ऑक्सीजन की भी संख्या सेम रहती है कार्बन जैसे, लेकिन हम ऑक्सीजन के आधार पर इसका नामकरण नहीं रखते हैं, हम इसका जो नाम रखते हैं वो कार्बन की संख्या के आधार पर रखते हैं। और जो हमारे DNA और RNA है वह है कि शर्करा से निर्मित होते हैं, उनका जो निर्माण होता है DNA और RNA का, DNA व RNA, इनका जो निर्माण है, ठीक है, पेंटोज शर्करा से होता है। कौन सी शर्करा से इनका निर्माण होता है, पेंटोज शर्करा से। इसको देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं पेंटोज शर्करा की बात है, तो कार्बन की संख्या कितनी होगी यहाँ पे, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, वो भी 5 होगी, ठीक है। ये इसका क्या होता है, आणविक संरचना होती है इसकी, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो ये इस प्रकार से होता है। और जो ये स्ट्रक्चर होता है, जो ये संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, राइबो, राइबो या राइबो, जिसको आप बोल सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें 5 कार्बन ले लेते हैं, उसको राइबोज बोला है, तो ये भी इस साइड भी राइबोज के ही इसके कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन हम एक ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये भी बोलेगा भाई मैं भी राइबोज हूँ, मेरे पास भी क्या है, 5 क्या है, कार्बन है। क्या हुआ अगर मेरे पास क्या नहीं है, एक ऑक्सीजन नहीं है। और जो ये एक ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या होगी, इसको हम कहेंगे डीऑक्सीडाइज हुई है। अगर आप डीऑक्सीडाइज को नहीं याद रख सकते तो आप डिलीट याद रख लीजिएगा। डिलीट तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना। डिलीट, डिलीट का मतलब उसको काट देना, तो आप डिलीट का DE याद रख लीजिए। DE का मतलब कमी होना या काट देना। किस चीज़ की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सी की कमी है। कहाँ से कमी हुई है, फ्रॉम राइबोज, यानी कहाँ से, राइबोज से। तो क्या बन गया ये हमारा डीऑक्सी राइबोज। मैंने पहले ही बताया था जो हमारा DNA है और RNA है, हमने बात की थी ना, न्यूक्लिक एसिड के साथ D क्यों जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, डीऑक्सी राइबोज क्या होता है, या R क्यों जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, राइबोज क्या होता है। राइबोज होता है हमारा 5 कार्बन और 5 ऑक्सीजन से निर्मित पेंटोज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये इसका आणविक संरचना, ठीक है। और डीऑक्सी राइबोज क्या होता है, D का मतलब कमी होना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन की, कहाँ से, राइबोज से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यही हमारा पूरा पूरा क्या बन गया, D, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है ये, न्यूक्लिक, और इसकी प्रकृति क्या होती है, एसिडिक, यानी एसिड होता है। D मतलब ऑक्सीजन की कमी होना राइबोज से, और ये कहाँ पाया जाता है, ये स्थान है इसका न्यूक्लिक, यानी कि नाभिक में पाया जाता है। और इसकी जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। इसी प्रकार राइबोज, इसकी संरचना होती है, ठीक है। N का मतलब कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लिक में पाया जाता है। और A का मतलब क्या होता है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, यानी एसिड होता है, तो RNA। इस प्रकार से जो इसका नाम रखा गया है। अब आगे बड़े ही गजब की बात है, अब हम समझें कि इसमें जो फॉस्फेट जो हमारा एसिड है या फॉस्फेट जो समूह है, उसमें हम देखेंगे एक सवाल और वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो मैं अब एक चीज़ आपसे पूछने वाला हूँ वहाँ पे, तो देखते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं फास्फोरिक समूह के बारे में, या फास्फेट, जो भी हम इसमें पढ़ेंगे उसको ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉस्फेट समूह, इसको आप बोल सकते हैं, या फॉस्फेरिक एसिड, ठीक है। हमने क्या देखा था, अभी अभी पढ़ा कुछ समय पहले, जो DNA होता है, DNA, उसमें क्या पाया जाता है,
4 नाइट्रोजनियस बेस पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, 4 क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजनियस बेस पाए जाते हैं। इसी प्रकार आरएनए में, किसमें? आरएनए में, इसमें भी क्या पाए जाते हैं? 4 प्रकार के नाइट्रोजनियस बेस पाए जाते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, ये 4 प्रकार के। आप इस बात पर गौर करना, यानी इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ये जो दोनों होते हैं वो 4 क्या लेकर घूम रहे हैं? नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजनियस बेस, बेस है, ध्यान रखना, बेस है। उसके बाद भी हम इसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आरएनए एसिड बोलते हैं। तो इसको एसिड क्यों बोला जाता है? थोड़ा समझना, पॉज करना और देखना, इसका जवाब देने की कोशिश करना। क्यों इसको एसिड बोला जाता है? जबकि इनके पास क्या होता है? 4 नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, यानी कि इनकी जो नेचर होना वो बेस होना चाहिए था, यानी कि क्षारीय होना चाहिए था। उसके बाद भी हम इसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। तो इसका जवाब सीधा सा, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? फास्फोरिक एसिड इसमें क्या पाया जाता है? यह इसमें मौजूद होता है। इसकी उपस्थिति में, फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में जो केंद्रक होता है उसमें जो पाए जाने वाले क्या? जैव बहुलक, डीएनए और आरएनए, जो भी ये पाए जाते हैं, इनकी जो प्रकृति है वह किस प्रकार की हो जाती है? अम्लीय, रासायनिक प्रकृति इनकी हो जाती है। किसके कारण होती है? फास्फोरिक एसिड की वजह से। इनका जो नेचर होता है किस प्रकार का हो जाता है? अम्लीय, रासायनिक, यानी कि एसिडिक केमिकल इसका जो है नेचर हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये था हमारा फास्फेट समूह या फास्फोरिक एसिड। अब हम पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए की तुलनात्मक, यानी इनकी तुलना करके देखते हैं क्या इनमें भिन्नताएं पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं पहले यहाँ से क्या कर देता हूँ? साफ कर देता हूँ। देख लेते हैं अब आरएनए में और डीएनए में क्या अंतर होता है। इसको एक चित्र के माध्यम से, मतलब वही डायग्राम इसमें हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीएनए और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? आरएनए। ठीक है, वही 3 चीज़ें, नाइट्रोजनियस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। पीए का मतलब फास्फोरिक एसिड। आरएनए में भी वही चीज़ें पाई जाएगी, नाइट्रोजनी बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। ठीक, यहाँ तक तो सेम है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेस की, ये कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। और कितने समूह में बंटा हुआ होता है? ये 2 समूह में। कौन कौन से? प्यूरिन और 2 समूह होते हैं इसके। 5 प्रकार का होता है, 2 समूह में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। ठीक, अगर हम बात करें प्यूरिन की, इसके आगे 2 प्रकार होते हैं, ए जी यानी एडेनिन, ग्वानिन। और इसके आगे कितने प्रकार होते हैं? सिर्फ इसके डीएनए में देख रहे हैं तो इसके कितने हैं यहाँ पे? 2, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, शुगर इसमें कौन सा पाया जाता है? डी ऑक्सी राइबो, ये क्या पाया जाता है? शुगर पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस होता है वो कितने प्रकार का होता है? वही 5 प्रकार का। कितने समूह में बंटा हुआ होता है? 2 समूह में। पहले समूह को हम क्या बोलते हैं? प्यूरिन बोलते हैं। और दूसरा समूह पाइरिमिडीन समूह होता है। ठीक है, इसमें कितने बेस होते हैं? 2 होते हैं, ए यानी एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, और पाइरिडिन में साइटोसिन यानी सी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यूरेसिल। ठीक, तो जो डीएनए होता है उसमें क्या पाया जाता है? हमारा थाइमिन पाया जाता है, यानी ये पाया जाता है। मैं इसको यहाँ पे टिक कर देता हूँ। और जो आरएनए होता है वो उसमें क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। किसके स्थान पर? थाइमिन के स्थान पर। अगर हम बात करें शर्करा की, तो इसमें कौन सा शर्करा होता है? राइबोज। हमने पीछे पढ़ा था कौन सा शर्करा होता है? राइबोज शर्करा होता है। ठीक है, यानी इसकी संरचना के बारे में हमने पढ़ा था। तो इनमें बेसिक अंतर होता है। यहाँ पे थाइमिन पाया जाता है और यहाँ पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल। अगर इसके हम एग्जाम्पल देखें, जैसे एस यानी हमने क्या ले लिया यहाँ पे? डीऑक्सीराइबोज यानी एक शुगर ले लिया, और एक हमने यहाँ पे क्या ले लिया? शर्करा ले लेते हैं, सॉरी ये नाइट्रोजनी बेस।
तो इसको क्या कहेंगे हम, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें हम क्या जोड़ दें, फॉस्फेरिक एसिड को जोड़ दें, यानी यहाँ पर हम क्या जोड़ देते हैं, पी जोड़ देते हैं। जो ये तीनों का समूह होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम यही शुगर में क्या ऐड कर देते हैं, सी। ठीक है, और फास्फोरिक एसिड को भी, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड। एन ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर इसमें पी को ऐड कर देते हैं यानी फास्फोरिक एसिड को ऐड कर देते हैं तो इन तीनों का समूह को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे शुगर ले लेता हूँ एस, और इसमें कुछ भी मान के चलते हैं ए को ऐड कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे राइबोसाइड्स। ठीक है, और अगर मैं इसमें पी यानी फास्फोरिक एसिड को ऐड कर देता हूँ, इस तीनों के समूह को हम क्या बोलेंगे, राइबोटाइड्स। क्या बोलते हैं, राइबोटाइड्स। ठीक, इसी प्रकार से अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाए, अगर मैं यहाँ पे एस के साथ टी ले लेता हूँ, जैसे यहाँ लिख दिया टी। ठीक है, और यहाँ पर एस के साथ क्या ले लेता हूँ, मैं यू ले लेता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं पी ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड, एंटी बन गया। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या ले लेता हूँ, पी ले लेता हूँ, ये क्या बन गया हमारा, राइबोटाइड बन गया। इनमें हम अंतर करना क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान से हम इसमें अंतर कर सकते हैं कि ये हमारा डीएनए है, क्यों क्या पाया जाता है, यहाँ पे टी पाया जाता है यानी थायमिन पाया जाता है। और ये हमारा क्या है, आरएनए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। अगर हमसे बात इसके बारे में पूछा जाए, एस, ए और पी के बारे में, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको साफ कर देता हूँ, अब आप बताना। और यहाँ पे एस ए पी ले लिया, क्या आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा डीएनए है इन दोनों में और कौन सा आरएनए है? तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें कौन सा डीएनए और कौन सा आरएनए है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझिए। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर ए दोनों में सेम दिखाई दे रहा है, पी भी और शुगर दोनों में सेम है, तो फिर इसको किस आधार पर हम इनको अलग अलग पहचानेंगे कि कौन सा डीएनए और कौन सा आरएनए? तो हम इसको क्या देखेंगे, इसका देखेंगे हम यहाँ पे शुगर को पीछे हमने पढ़ा था, इसकी जो आणविक संरचना होती है वो कैसी होती है, शुगर की देखा था ना, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, वही ऑक्सीजन। ठीक है, और इसके भी कितने मिलेंगे हमें, 5 कार्बन। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ। लेकिन जो हमारा डीएनए का जो ये स्ट्रक्चर मिलेगा उसमें क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 5 है, सॉरी 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की क्या यहाँ पे कमी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये डीएनए है। और यहाँ पर कितने 5 कार्बन के साथ कितनी ऑक्सीजन पाई जाती है, 5 ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी ये क्या हमारा राइबोज है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये आरएनए है। यानी इनका जो अंतर है कि इसके आधार पर किया जाता है, शर्करा यानी शुगर के आधार पर इनका अंतर है जो वो किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इनके डीएनए के, स्पेशल डीएनए के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं, इसकी खोज किसने की या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर हम आगे पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। हम पढ़ते हैं डीएनए से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, किसने इसकी खोज की, कहाँ पर ये पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, किस कोशिका के अंगों में यह पाया जाता है, यह न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अलावा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, हमने पहले ही पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट, हरित लौक जिसको हम बोलते हैं, हरित लौक में यह पाया जाता है। और यह केंद्रक में तो पाया ही जाता है, यानी जो डीएनए होता है वह केंद्र के अलावा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी खोज को लेकर, इसकी जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी, किसने की गई थी, इसका नामकरण किसने रखा था, तो देख लेते हैं उसके बारे में। इसकी जो खोज है डीएनए की खोज, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है, फ्रेडरिक मिस्र नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की। अगर हम बात करें इसकी आणविक संरचना, एटॉमिक जो इसका स्ट्रक्चर है वह किसके द्वारा दिया गया था, आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ा है, वाटसन और क्रिक द्वारा। वाटसन यानी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है,
वॉटसन और क्रिक द्वारा इसका आणविक जो है संरचना वह दी गई थी। अगर हम इसकी आणविक संरचना को देखें किस प्रकार की यह संरचना होती है, हमें बहुत बार इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर वह देखा होगा, ठीक है, हम सभी जानते हैं यह किसका स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से किसका स्ट्रक्चर होता है, यह डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी जो डीएनए होता है वह किस प्रकार से स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, हमने पीछे पढ़ा था एस और ए, अगर हम इसको जोड़ देते हैं दोनों को तो ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें पी को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो यह तो है एक जो हमारे जो संगठन है या जो हमारा पॉलीमर है वह क्या है, एक है। अगर हम ऐसी एक लंबी श्रृंखला बना दें जैसे एस टी पी, ठीक है, और इसी प्रकार एस जी और पी, इस प्रकार से, तो ये क्या होगा एक से ज़्यादा, और किसकी श्रृंखला है ये, न्यूक्लियोटाइड की। यानी जो इसकी श्रृंखला होती है डीएनए की, यह क्या होता है पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से निर्मित होता है, ठीक है। और ये जो श्रृंखला कितनी होती है, दो होती है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, यानी यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका, इस प्रकार की यह संरचना है, किसके द्वारा दी गई थी, वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। खोज है जो इसकी फेडरिक या मिसर द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये कहाँ पर पाया जाता है, केंद्र के अलावा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और यह किन श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। और यह जो रस्सी जैसी दो रस्सी, इस प्रकार से अगर हम दो रस्सियों को इस पाइप से ले तो इस प्रकार की संरचना होती है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये है। तो यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको एक बार फिर से स्ट्रक्चर से, यानी इसका अंतिम स्ट्रक्चर है जो डीएनए का, वो क्या होता है। इसको हम अगर याद रखना चाहे तो कहाँ तक इसको याद रखें। ये हमारा क्या हो गया, डीएनए हो गया। ये किससे मिलकर बना होता है हमारा, पॉली न्यूक्लियोटाइड से, इन श्रृंखलाओं से। पॉली न्यूक्लियोटाइड्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पॉली न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फेट समूह में, ठीक है। अगर हम पॉलीन्यूक्लियोसाइड की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आता है, पॉलीन्यूक्लियोसाइड के इसके अंतर्गत आता है हमारा नाइट्रोजनस बेस और शुगर, ठीक है, शुगर। वही नाइट्रोजनस बेस कितने भागों में बंटा होता है, दो में, प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है। वही प्यूरिन के कितने भाग होते हैं, आप प्यूरिन के अंतर्गत कितने नाइट्रोजन बेस आते हैं, ए जी और यहाँ पे टी और सी, ठीक। तो इस प्रकार से क्या होता है हमारा डीएनए होता है। और इसमें शुगर कौन सा होता है हमारा, डीऑक्सी राइबो, ये हमारा शुगर होता है। पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से यह मिलकर बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीन्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। अगर हम पॉलीन्यूक्लियोसाइड की बात करें तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है और शुगर होता है। नाइट्रोजन जो बेस होता है वह दो भागों में, प्यूरिन और पायरिमिडीन में बंटा हुआ होता है। और प्यूरिन के आगे कितने होते हैं संख्या में, दो, ए और जी, यानी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो ये था हमारा डीएनए, इसकी खोज के बारे में हम पढ़ा, ठीक। इसी प्रकार क्या होता है, अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ, आरएनए लिख देता हूँ, ठीक है। आरएनए की क्या होती है, एक श्रृंखला होती है इस प्रकार से, एक श्रृंखला यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वो अभी सिंगल श्रृंखला से। और इस प्रकार से क्या होता है, बना हुआ होता है। ये हमारा क्या होता है, यह स्ट्रक्चर है जो आरएनए का होता है। और यहाँ पर क्या होगा, थाइमीन के स्थान पे क्या आएगा, यूरेसिल आएगा, किसमें, आरएनए में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, लेकिन एक श्रृंखला होती है इस प्रकार से। और यह पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स में वही सेम बातें, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे और तमाम बातों के बारे में जानेंगे, जो हम देखेंगे, जो इसका जो किस किस के साथ यह बॉन्ड बनाते हैं। इसी में हम देख लेते हैं, जैसे जो हमारा एडेनिन है यह थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। डीएनए में, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डीएनए में जो एडेनिन है थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। और वही अगर मैं जी यानी ग्वानिन की बात करूँ तो वह किसके साथ, साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है हमारा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या हमारा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हमने तमाम चीज़ों को पढ़ा, डीएनए के बारे में पढ़ा,
आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है। और हमने इनमें न्यूक्लिक एसिड की तमाम चीज़ों को जाना। अगली जो वीडियो होगी हमारी, अगली जो वीडियो होगी उसमें हम डीएनए और आरएनए के कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।